दोस्तों नमस्कार। कॉन्फिडेंस बूस्टर 2 के आज सेकंड वीडियो में आज हम देखेंगे करीब 8 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे और वापस जाके आप इन क्वेश्चंस के जो आपके सोर्सेज हैं उसको आप जाके पढ़ेंगे और रिवाइज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश जनरल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। अब हम समझेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट किसके लिए? ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। तो ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटिश सुपरमेसी का ये सिग्निफिकेंट बैटल था। तो ये कब था? ये हुआ था 1764 में। किसके किसके बीच में हुआ था? इसमें दो पार्टीज थी, एक तरफ थे ब्रिटिश और एक तरफ 3 लोग थे। कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश की तरफ से सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। शायद यही क्वेश्चन पूछा है। ब्रिटिश की तरफ से सेनापति था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को और हम किसके लिए जानते हैं? और हम रियोटवारी के लिए जानते हैं। जब बैटल हो गया, बैटल का डिसीजन आ गया, उसके बाद एक संधि हुई थी। इसके बाद उस संधि का क्या नाम था? उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब बैटल हुई थॉमस मुनरो के टाइम पे, हेक्टर मुनरो के टाइम पे। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी उसी के टाइम पे हुई होगी? बिल्कुल गलत। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के अंदर, और रॉबर्ट क्लाइव उसमें सेकेंड टाइम वापस इंडिया आया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ कब था? ये हुआ था 1765 में। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को हम किस नाम से जानते हैं? ही वॉज कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल। ही वॉज कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल। और कुछ फैक्ट देख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद होने के बाद यहाँ 2 दीवान अपॉइंट किए गए थे। बंगाल में मोहम्मद रज़ा खान और बिहार में राजा सितब रॉय। राजा सितब रॉय बिहार में और मोहम्मद रज़ा खान बंगाल में दीवान नियुक्त किए गए थे। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेक्टर मुनरो। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि राजा महेंद्र सिंह एंड डैश फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन काबुल। काबुल में राजा महेंद्र सिंह और एक लोग ने सरकार बनाई थी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। कब बनाया था? ये बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है। कहाँ बनाया था? अफगानिस्तान में बनाया था या काबुल में बनाया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर एग्जैक्ट बोलें तो 1915 को बनाया था। यहाँ पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद राजा महेंद्र यहाँ प्रताप होगा, जो खुद हैं राजा महेंद्र प्रताप थे। और प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया था उन्होंने? यही सवाल है। तो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया था बरकतुल्ला को। प्राइम मिनिस्टर थे बरकतुल्ला। तो जो गवर्नमेंट बना उसको रिकॉग्निशन भी कहीं से मिला होगा? तो बिल्कुल मिला था। इनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिला था गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड रसिया से। जर्मनी और रसिया ने इनको रिकॉग्निशन दिया था। इसके साथ इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हसरत मोहानी के बारे में। हसरत मोहानी को अगर आप जानेंगे तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कब डिमांड किया था इन्होंने? काफ़ी पहले, 1921 में। कौन सा सेशन था ये? अहमदाबाद सेशन। अहमदाबाद सेशन में इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। तो जो इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी 1921 के अहमदाबाद सेशन में, कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन में, तो इसको सपोर्ट किसने किया था? इसको सपोर्ट किया था मगफूर अहमद एजाजी ने। मगफूर अहमद एजाजी ने इनके 1921 के अहमदाबाद सेशन में जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का इनका डिमांड था, जो मुद्दा उठाया था, इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। यही वो पर्सन है जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। स्वतंत्रता संग्राम में ये इतने ज़्यादा अपने आप को इन्होंने इन्वॉल्व किया था कि 1919 के मुस्लिम लीग के सेशन में भी ये प्रेसिडेंट रहे थे।
ठीक है, तो इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में रह के काम किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता मदरसा इन 1780, सही बात, फॉर स्टडिंग मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ दिस मदरसा? आपको ये सवाल दिया गया है ताकि आप एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस चैप्टर को एक बार 10 मिनट में रिवाइज कर लें। तो अगर आप एजुकेशनल डेवलपमेंट वाला चैप्टर देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया था पहले 1780 में। उस कलकत्ता मदरसा के फर्स्ट चीफ या नाज़ीन कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट चीफ या नाज़ीन जो थे वो थे मुल्ला मुजुद्दीन। मुल्ला मुजुद्दीन वाज द नाज़ीन ऑफ द मदरसा दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1780। इसके साथ साथ कुछ अगर फैक्ट्स हम देखते हैं तो इन्होंने कलकत्ता मदरसा कब इस्टेब्लिश किया था? 1780 में कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1791 में एक और डेवलपमेंट हुआ एजुकेशनल का। उसमें क्या हुआ कि एक संस्कृत कॉलेज खुला, संस्कृत कॉलेज खुला। इस संस्कृत कॉलेज को खोलने वाले कौन थे? ये थे जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन। इसके बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसको आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है इससे। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे अगर हम देखें तो एक सोसाइटी बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी बनी थी। उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स वॉज द हेड ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि बनी थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ लेंगे, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है। हम बस बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपको एक रास्ता बताते हैं कि आज आप ये जरूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन है साइंस से, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। पेंडुलम जो होता है ऐसा कुछ, इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का एक फार्मूला है इसका, t इज इक्वल टू 2π√L/g। अगर आप इस फार्मूला को देखेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है और ये लेंथ है, तो इसका जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? कहीं कोई मास का फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ है, चलो ठीक है। टाइम है क्या कहीं? इस तरफ कोई टाइम का फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं है। टेम्परेचर का कोई फैक्टर नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा? लेंथ विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि समर में क्या होता है और विंटर में क्या होता है। समर में क्या होता है? जनरली समर में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन से क्या होगा? ये लेंथ का साइज़ जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये जैसे ही इंक्रीज होगा तो एल इंक्रीज हो जाएगा, एल इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा कि हमको प्रतीत होगा कि घड़ी जो है वो स्लो हो गई है। वही विंटर में क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही लेंथ डिक्रीज़ होगा तो टाइम पीरियड हमको लगेगा डिक्रीज़ हो गया है। तो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा एंड इट विल अपीयर दैट द क्लॉक हैज़ गॉन फास्ट, ठीक है। ये दोनों फैक्ट है पेंडुलम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही केमिकल फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? ये एक पाउडर टाइप कुछ चीज़ होता है जिसमें जैसे ही हम वाटर डालते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं तो क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है। क्रिस्टल फॉर्म करके वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सिंस ये पाउडर फॉर्म में है और बाद में ये सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये जो इसका बेसिक मटेरियल है, ये बेसिक मटेरियल होता है CaSO4.2H2O। एक जिप्सम नाम से एक मटेरियल होता है। उस जिप्सम को क्या करते हैं? ये हम हीट करते हैं और जैसे ही उसको हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.12H2O में प्लस 1.5H2O ये रिलीज़ करेगा स्टीम फॉर्म में। तो ये जो सब्सटेंस बना मेरे पास CaSO4.12H2O, दिस इज़ व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर एंड दिस इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो होता है ये बेसिकली एक मिनरल होता है और इसका यूज़ भी चौक में हुआ
या फिर एंशियंट में जो भी, जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, रोम, ब्रिजेंटाइन एम्पायर, यहाँ पे जो भी बनाए जाते थे स्कल्पचर्स, वो जिप्सम को यूज़ करके ही बनाए जाते थे। तो इसी जिप्सम को यूज़ करके मॉडर्न डेज़ में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसका मल्टीपल यूज़ है। इसका मल्टीपल यूज़ कहाँ हो सकता है? आप देखेंगे कि जो भी आजकल 3D प्रिंटिंग हो रही है, 3D प्रिंटिंग में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर में क्या है, पीओपी से उसको, बोन को एक साथ करते हैं। कुछ और फैक्ट्स अगर देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इसमें NaCl जो है, NaCl इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। NaCl इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अगर कोई कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है तो कोई ऐसा सब्सटेंस भी होगा जो इस रिएक्शन को रोके, स्लो करे। तो अगर हम एलम को यूज़ करें, एलम या बोरेक्स, एलम या बोरेक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो दिस हेल्प्स इन सेटिंग द CaSO4 डॉट हाफ H2O इंटू ए स्लो। मतलब कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी हार्डन होगा, जब भी सॉलिडिफाई करेगा, तो उसको सॉलिडिफाई फास्ट कराने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं, और अगर उसको स्लो कराना है तो हम यूज़ करते हैं एलम या बोरेक्स का। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट था, इसमें याद करने लायक था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल इन नेचर है, बट एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है, इसके लिए हमने इसको इंक्लूड किया है। इससे पहले कि हम इस पे आएँ, हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। वो फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा हम किसको बोलते हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। कॉस्टिक सोडा की बात करें, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की होता है CaOCl2। ठीक है। वहीं हम हाइपो की बात करें, हाइपो जिसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका कुछ फार्मूला होता है Na2SO4.XH2O, बट दिस इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न है कि हाइपो को क्या बोलते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ है? हाइपो का यूज़ कहाँ है? हाइपो को जनरली हम लोग फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में ही यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। साथ में हम जो भी क्लोरीनेटेड वाटर है, क्लोरीनेटेड वाटर को अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो ये न्यूट्रलाइज करने का काम भी सोडियम थायोसल्फेट करता है। इसके साथ साथ ये साइनाइड पॉइजनिंग के अगेंस्ट भी वर्क करता है सोडियम थायोसल्फेट। तो अगर हम हाइपो को देखें, हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट। डी का थ्री यही है, तो बी आंसर हो गया। लेकिन अगर और हम इसमें देखें तो नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल नीला थोथा, जिसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। बाकी सब बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एकदम से सिंपल है, आपने बायोलॉजी में कितनी भी बार पढ़ा होगा इसको। इसके लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं। विटामिन ए तो आपको याद होगा, B1 टू B12 याद रखने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। फिर विटामिन ई और विटामिन के आगे होता है। तो विटामिन के के बारे में अगर हम देखें तो विटामिन के जो होता है नेप्थोक्विनोन होता है। विटामिन के का क्या फंक्शन है? ये ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है, ब्लड क्लॉटिंग में यही विटामिन यूज़ होता है। अब B1 टू B12 हम कैसे पहचानें? तो इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। द रोमन्स नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज। अब आप पूछेंगे मैंने ये क्या लिखा, आपको समझ में आएगा। थायमीन, रिवोफ्लाविन, नियासिन, पेंथोइक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन। अगर लेटर्स में लिखें तो दिस इज विटामिन B1, B2, B3, B5, B6,
B7, B9, B12. थाइमीन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, पेंथोइक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड, कोबालामिन. विटामिन B1, थायमिन, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin. Right? So this is correctly matched. So we can tick the C option as correctly matched. इसको याद रखना है, इसके लिए क्वेश्चन लिया गया था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, उससे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स हैं. अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखना है तो हमारा एक वीडियो है कंप्लीट फीफा वर्ल्ड कप पे, उसमें हमने सारा चीज़ काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है. अगर हम देखेंगे गोल्डन बूट किसको मिला है? गोल्डन बूट मिला है कैलियन बाप्पे को. गोल्डन बॉल किसको मिला? लियोनेल मेस्सी को. अगर आप लियोनेल मेस्सी के बारे में जानना चाहते हैं तो लियोनेल मेस्सी को आप कैसे जानते हैं? इनको जो है अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसका? बैजूस का. बैजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लियोनेल मेस्सी हैं. कैलियन बाप्पे को अगर देखें तो कैलियन बाप्पे जो हैं ये फ्रांस के हैं, ही इज़ अ फ्रेंच. और लियोनेल मेस्सी कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं. ठीक है. गोल्डन ग्लव किनको मिला है? एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है गोल्डन ग्लव. और ऑफिशियल मैस्कट जो था 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कहाँ हुआ था? कतर में. तो उसका ऑफिशियल मैस्कट जो था वो था लाइब. ये सारा डिटेल एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.